अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5 की डिस्कशन करेंगे, जो कि इन तमाम चैप्टर्स में से कंडक्ट किया गया था। फर्स्ट पोर्शन है हमारे पास बायो का। इसमें हम सीक्वेंस नंबर 1 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एवेस्कुलर। तो एवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें जो है वो वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। अब हमारे पास बोन, चाहे वो कॉम्पैक्ट बोन है या स्पंजी बोन है, ठीक है, इनमें वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि कार्टिलेज में जो है वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कार्टिलेज जो है वो एवेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू 2 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट प्रेजेंट इन द हिंड लिम्ब। तो हमारे पास लोअर लिम्ब को जो है वो हिंड लिम्ब कहते हैं। तो हमारे पास लोअर लिम्ब में फीमर होता है, टिबिया होता है, फिबुला होता है, लेकिन हमारे पास ये रेडियस और अल्ना वगैरह जो है वो ये अपर लिम्ब में होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड में कहता है कि हाउ मेनी वर्टिब्रास आर प्रेजेंट इन द कोकिक्स। तो कोकिक्स जो है वो ये 4 वर्टिब्रास जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर जो है वो कोकिक्स बनाते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फोर्थ में कहता है कि फाइब्रस कैप्सूल सराउंडिंग द साइनोवियल जॉइंट्स में बी थिकन्ड एट सम पॉइंट्स टू फॉर्म। तो हमारे पास जो लिगामेंट्स होते हैं ये साइनोवियल कैप्सूल्स होते हैं, जो कि साइनोवियल जॉइंट्स को जो है वो सराउंड करते हैं। ठीक है, फाइब्रस कैप्सूल होते हैं सॉरी, और साइनोवियल जॉइंट्स को कवर करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू 5 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रीडोमिनेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन वीकनिंग इन ओल्डर वुमेन्स। तो हमारे पास जो ओस्ट्रोजन होता है ना, इसकी कमी जो है वो बोन वीकनेस या जॉइंट्स वीकनेस काज करता है ओल्ड वुमेन्स में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो वो वुमेन्स जिनकी एज है वो 50 प्लस होती है, या वो वुमेन्स जिनमें जो है वो मीनोपाज हो जाता है, मतलब उनके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो उन वुमेन्स में जो है वो जो वीकनेस होती है या ये जो भी उनको मसले होते हैं ये एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 6 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ चाइल्डहुड डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम द कैल्शियम डेफिशिएंसी। तुम्हारे पास जब भी चिल्ड्रंस में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो उसके रिजल्ट में जो है वो रिकेट्स होगी। रिकेट्स एक कंडीशन है, ठीक है, वो काज होती है। इसमें बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे बताओ, देखो यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि चिल्ड्रंस में जब कैल्शियम की जो है डेफिशिएंसी होती है तो रिकेट्स काज होती है। एडल्ट्स में अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी काज हो तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, ये आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू 7 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रैक्चर इन ओल्ड एजेस इज इनकरेक्ट। तो हमारे पास देखो जब भी ओल्ड एज में जो है वो फ्रैक्चर होता है ना, तो ऑप्शन में कहता है कि दे आर मोर कॉमन देन एडल्ट एजेस। ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारे पास जो ओल्ड एजेस होती हैं उसमें फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। ऑप्शन बी में कहते हैं कि अगर एज अ रिजल्ट ऑफ द बोन बीइंग थिन एंड वीक। ये बात बिल्कुल ठीक है, जब भी हमारे पास बोन थिक होती है, वीक होती है, तो फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी में कहते हैं कि ड्यू टू गुड ब्लड सप्लाई इट रिजल्ट्स इन क्विक हीलिंग। ये बात बिल्कुल गलत है। देखो जब भी हमारे पास जो मतलब बूढ़े लोग होते हैं, एजेड लोग होते हैं, उनमें ब्लड सप्लाई पुअर होती है, ठीक है, उनकी ब्लड सप्लाई रिड्यूस होती है एज के साथ साथ, तो जिसकी वजह से उनमें हीलिंग जो है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, क्विक हीलिंग नहीं होती, स्लो हीलिंग होती है। ऑप्शन डी में कहता है कि इट इन्वॉल्व्स द ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है। 8 में कहते हैं कि फ्रैक्चर हीमाटोमा है, तो हीमाटोमा में हमारे पास जो है वो डेड सेल्स होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 9th में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर इन्वॉल्व इन सेल कैलस फॉर्मेशन। तो हमारे पास जो फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ये कैलस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू 10 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स। तो हमारे पास जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, बाकी कार्डिक मसल सेल्स और स्केलेटल मसल सेल्स ये मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 12 में कहता है कि वाई स्केलेटल मसल्स आर कॉल्ड एज स्ट्राइटेड मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स को हम लोग स्ट्राइटेड मसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग इनको जो है वो माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इनके ऊपर जो है वो डार्क एंड लाइट बैंड्स नज़र आते हैं, ठीक है, जो कि एक स्ट्राइटेड अपीयरेंस देते हैं। सो दैट इज़ वाई हम लोग इनको स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 12 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्केलेटल मसल्स फाइबर। ऑप्शन में कहता है कि दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड। ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। कहते हैं कि दे आर 10 to 100, ये माइक्रोमीटर है, ठीक है, माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड सराउंडेड बाय सार्कोलीमा। ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स के फाइबर होते हैं उनका डायमीटर जो है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है, और उसको जो है वो सार्कोलीमा ने जो है वो कवर किया होता है। ऑप्शन सी में कहता है कि दे कंटेन्स ऑक्सीजन स्टोरिंग मालिक्यूल कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन स्टोरिंग मालिक्यूल को हीमोग्लोबिन नहीं कहते, उसको मायोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी में कहते हैं कि देयर साइटोप्लाज्म कंटेन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उनमें जो है वो
कार्बोहाइड्रेट्स हाई अमाउंट में होते हैं, हाई कंसनट्रेशन में होते हैं उनकी साइटोप्लाज्म में। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे सिर्फ इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑक्सीजन कैरियन मालिक्यूल जो होता है ना वो हीमोग्लोबिन होता है, और ऑक्सीजन स्टोरिंग मालिक्यूल जो है वो मायोग्लोबिन होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद करना है। नेक्स्ट हम सीक्वेंस 13 में कहता है कि डायमीटर ऑफ द थिक फिलामेंट्स, तो थिक फिलामेंट्स का जो डायमीटर होता है वो 16 नैनोमीटर होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम सीक्वेंस 14 में कहता है कि इफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सार्कोमेर इज सीन ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी एक्टिन फिलामेंट्स, तो एक मायोसिन को जो है वो 6 एक्टिन फिलामेंट्स ने जो है वो सराउंड किया होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 15 में कहता है कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन टू द लेंथ ऑफ द ईच मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट, तो देखो जब भी हमारे पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमारे पास एक्टिन और मायोसिन की जो लेंथ होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों रिड्यूस होती है? क्योंकि हमारे पास जो जेड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, सो दैट इज़ वाई। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 16 में कहते हैं कि टेटनी इज़ कॉज्ड बाय, तो टेटनी जो है वो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होती है। ठीक है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ऊपर मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि जब चिल्ड्रंस में जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो उसे जो है वो हम लोग रिकेट्स कहते हैं, और एडल्ट्स में जब होती है तो उसे टेटनी कहते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने कमेंट्स में बताया था तो वो अपना आंसर खुद देख लें। चाइल्ड्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो रिकेट्स काज होगा, और जब ये एडल्ट्स में होगी तो उसे हम लोग टेटनी बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट टाइम 17 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज, तो हमारे पास जो टेंडन्स होते हैं ये नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 18 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल इज एन एंटागोनिस्टिक मेंबर ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई, तो हमारे पास आप लोगों ने ये एंटागोनिस्टिक मूवमेंट्स ऑफ द मसल्स में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो है ना ये एक दूसरे के साथ एंटागोनिस्टिकली मूव करती हैं। मतलब अगर एक चीज़ फ्लैक्स हो रही है तो दूसरी जो है वो एक्सटेंड होगी, और एक एक्सटेंड हो रही है तो दूसरी फ्लैक्स होगी। मतलब एक दूसरे के ये एंटागोनिस्टिकली ऑपोजिट मूव करती हैं। ठीक है, ऑपोजिट फॉर्म करती हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट 19 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मसल फैटिग इज करेक्ट। देखो हम लोग जो है वो जब भी कोई काम करते हैं कंटिन्यूसली तो हमारे मसल्स थक जाते हैं। ठीक है, तो वो क्यों थकते हैं? तो ये सारा प्रोसेस जो है वो बेसिकली लैक्टिक एसिड की वजह से हो रहा होता है। ये सारा उसका कमाल होता है। तो देखते हैं कैसे। ऑप्शन में कहता है कि द मेजर इवेंट इन इट इज़ द अकोमोडेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। देखिए लैक्टिक एसिड्स हमारे पास मसल्स में जो है वो एकोमोडेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल फैटीग जो है वो हो जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में कहता है कि लैक्टिक एसिड अकोमोडेशन या अकोमुलेशन टर्न्स पीएच एसिडिक रेंज लीडिंग टू द मसल लैक। देखो जब भी हमारे पास लैक्टिक एसिड की अकोमुलेशन होती है ना तो हमारे पास पीएच जो है वो डिक्रीज होती है, मतलब एसिडिटी की तरफ चली जाती है पीएच। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि मसल्स में जो है वो दर्द होता है, पेन होता है। ऑप्शन सी में कहते हैं कि आयोनिक इम्बैलेंस में आल्सो काज इट, तो ऑब्वियसली लैक्टिक एसिड अकोमुलेट हो रहा है तो आयोनिक इम्बैलेंस बिल्कुल होगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ये सारी रीजंस हैं, लेकिन मेन इवेंट हमारे पास मेन जो चीज़ इन्वॉल्व होती है ना वो ये लैक्टिक एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ 20 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जब भी हमारे पास मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो कैल्शियम जो है वो बाइंड करता है ट्रोपोनिन के साथ। तो जब भी कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है तो ट्रोपोमाइसिन जो है वो रिमूव हो जाता है एक्टिन फिलामेंट की बाइंडिंग साइड से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 21 में कहता है कि सर्कुलाइज सेल्स, तो हमारे पास जो सर्कुलाइज सेल्स होते हैं बेसिकली ये लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं सेल को, और साथ में जो है वो प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट MCQ 22 में कहता है कि सेकंड माइटोटिक डिवीजन इन ओसाइट्स इज कंप्लीटेड, तो जब भी हमारे पास जो है वो स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है तो सेकंड माइटोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 23 में कहता है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम अकर्स एट, तो हमारे पास जो ओविडक्ट का प्रोक्सिमल पार्ट होता है ना उसमें फर्टिलाइजेशन होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 24 में कहता है कि ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली जो है वो 28 डेज़ का होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर 28 डेज से जो है वो ज़्यादा का हो रहा है तो वो भी एक डिजीज़ है। ठीक है, एक कंडीशन है। अगर 28 डेज से कम डेज़ में जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो भी एक डिस्टर्बेंस है। ठीक है, जैसे जब हम लोग डिस्मोनेरिया एमोनेरिया कहते हैं, लेकिन ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है तो आप लोग अभी इससे दूर ही रहो। ठीक है, इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेज में आ जाओगे तो ये आप लोग पढ़ लोगे, लेकिन अभी तक के लिए यही है कि आप लोगों को जो है वो इन डेज़ का पता हो 28 डेज़ होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे आप लोग एक 2 पॉइंट्स और भी कवर कर लो कि हमारे पास जब ये पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो उसे मीनार्स कहते हैं, और जब ये स्टॉप होते हैं तो उसे मीनोपाज कहते हैं।
बाकी ये आसान आसान MCQs होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQ 25 में कहता है कि प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय, तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन को जो है वो सिक्रेट करवाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 26 में कहता है कि टोटल गेस्टेशन पीरियड इज, तो गेस्टेशन पीरियड जो है वो 280 डेज का होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 27 में कहता है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए में कहता है कि साइफलीस इज कास्ड बाय टेपोनोमा पैलेडियम, ये बात बिल्कुल ठीक है, टेपोनोमा पैलेडियम जो है वो साइफलीस काज करता है। ऑप्शन बी में कहता है कि जेनिटल हर्पीस प्रोड्यूस द जेनिटल सोरनेस एंड अल्सर्स, ये बात भी ठीक है, ठीक है। जेनिटल हर्पीस में जो है वो जेनिटल एरियाज में जो है वो सोजिश हो जाती है और साथ में जो है वो अल्सर्स हो जाते हैं। ऑप्शन सी में कहता है कि साइफलीस अफेक्ट द आइज, बोन्स, जॉइंट्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी में कहता है कि गोनेरिया इज काज बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये बात गलत है। हमारे पास गोनेरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो काज करता है। अब उस पॉजिटिव बैक्टीरिया का नाम क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट से बताओगे, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट MCQ 28 में कहता है कि ड्यूरिंग द बर्थ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ बर्थ कैनाल, तो जो वेजाइना होता है ये बर्थ कैनाल के तौर पे एक्ट करती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 29 में कहता है कि न्यूट्रिशंस टू द एग इन द ओवरी इज प्रोवाइडेड बाय, तो एग्स को जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो कौन देता है ओवरीज के अंदर, फॉलिकल सेल्स जो है वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 30 में कहता है कि एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ओल्ड एजेस इज कॉल्ड, तो एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है मीनोपाज कहते हैं, ठीक है, और मीनॉर्थ जो है वो उसकी स्टार्टिंग को कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 31 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जो हमारे पास अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं ना, तो उनकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अगर फर्टिलाइजेशन की एग की फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं होते, फिर वो मतलब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, फिर वो सारा पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 32 में कहता है कि विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हमारे पास जो वैसे डिफरेंस होते हैं ना ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं, और बाकी हमारे पास ये जो भी ऑप्शंस हैं ये फीमेल में होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 33 में कहता है कि नॉर्मली हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द ऑटोसोम्स आर देयर इन ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में हमारे पास जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं उसके 22 पेयर्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 22 टोटल हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। उसमें से 22 जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं और एक जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 34 में कहता है कि वेयर स्पर्म्स आर टेम्परेली कैप्ट, हमारे पास स्पर्म जो है वो एपिडाइडाइमिस में जो है वो टेम्परेली जो है वो स्टोर्ड होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 35 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी डज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर्स, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो फ्लोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 36 में कहता है कि व्हाट इज़ द फर्टिलाइज्ड सेल कॉल्ड, तो जब भी हमारे पास सेल जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है तो उस सेल को जो है वो हम लोग जाइगोट कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 37 में कहता है कि विच हार्मोन इज डिक्रीज्ड इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉजिंग द मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे पास जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है उसमें जो है वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 38 में कहता है कि नेम द हार्मोन विच इज़ एट इट्स पीक ड्यूरिंग ओवुलेशन, तो ओवुलेशन के दौरान हमारे पास जो है वो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ना, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन या इसकी जो अमाउंट है वो हाई हो जाती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 39 में कहते हैं द एक्सटर्नल जेनिटल ऑफ द फीमेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, तो फीमेल्स में हमारे पास जो एक्सटर्नल जेनिटल्स होते हैं, ठीक है, उनको कलेक्टिवली जो है वो वल्वा कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 40 में कहता है कि विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस द प्रोस्टेट लेन, तो हमारे पास टेस्टिस से प्रोस्टेट लेन में जो है वो स्पर्म को कौन मूव करवाता है, या सॉरी किसके थ्रू जो है वो जाती है, वो वजह डिफरेंस के थ्रू जाती हैं, ठीक है, एक विन होती है उसके थ्रू जाती हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जी केमिस्ट्री पोर्शन को। अब इसमें हमारे पास MCQ नंबर 41 में कहता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ द ओलिगोसैकेराइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड यील्ड्स, तो जब भी हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एज रिजल्ट से वो 2 to 9 मोनोसैकेराइड सेल्स जो है वो बनते हैं, सॉरी मोनोसैकेराइड यूनिट्स बनते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 42 में कहता है कि रेगुलर क्वाइलिंग और द जिगजैगिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हमारे पास ये जो अमाइनो एसिड्स या ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये क्वाइलिंग, इनकी जिगजैगिंग, या स्पेशली हमारे पास वो प्रोटीन्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ये उनके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 43 में कहता है नाइट्रोजनस बेस डिफरेंस इन RNA एज कम्पेयर टू DNA,
देखो डीएनए में हमारे पास थायमीन होता है, जबकि आरएनए में जो है वो यूरेसिल होता है, ठीक है, और डीएनए में जो है वो थायमीन होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 44 में कहते हैं कि प्योर मेटल्स, तुम्हारे पास जो प्योर मेटल्स होते हैं उनकी कुरियन जो है वो आसानी से नहीं होती। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 45 में कहते हैं कंपाउंड्स अट्रैक्टेड बाय द अप्लाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तुम्हारे पास जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ना वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो है वो इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 46 में कहता है कि सेंट्रल एटम अलोंग विद लीजेंड्स इज कॉल्ड, तुम्हारे पास एक सेंट्रल एटम हो, ठीक है, उसके साथ लीजेंड्स डिफरेंट अटैच्ड हों, ठीक है, तो उसे जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 47 में कहता है कि ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स यूजली डिपेंड्स अपॉन, तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्सेस की जो ज्योमेट्री होती है ना वो डिपेंड करती है उनके सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन पर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जब मैंने आप लोगों को क्विक रिवीजन सीरीज़ करवाई थी तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सी शेप होगी तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो हम लोगों ने वो हाइब्रिडाइजेशन पर ही सारी चीज़ जो है वो डिपेंड करवाई थी, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो क्विक रिवीजन सीरीज़ नहीं देखी तो आप लोग उसको जाके देख सकते हो, लिंक में जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो अटैच कर दूँगा। उनके थ्रू आप लोग ईजिली जो है वो विदिन 30 मिनट्स जो है वो अपना एक चैप्टर जो है वो रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। फिज़िक्स की अभी तक क्विक रिवीजन सीरीज़ हम लोगों ने नहीं करवाई, केमिस्ट्री की और बायो की अवेलेबल है, तो आप लोग अगर देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 48 में कहते हैं कि व्हेन द सेंट्रल एटम ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड द एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री विल बी, तभी हमारे पास किसी कंपाउंड की जो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 होगी, तो उसकी शेप जो है वो ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले MCQ में हम लोगों ने क्या कहा कि ज्योमेट्री जो है वो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है, तो ये बात यहाँ से कन्फर्म हो गई ना कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड जिसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d2 होगी तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। तो इस तरह से बाकी भी चीज़ें गिवन है, आप लोगों की बुक में मेंशन है, क्विक रिवीजन सीरीज़ में मैंने आप लोगों को बताई हैं, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल ट्रांजिशन मेटल, तो हमारे पास जो कोबाल्ट है वो टिपिकल ट्रांजिशन मेटल है, बाकी हमारे पास ये जो गिवन है कि एटिपिकल है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो एटिपिकल और टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स को जो है वो याद कर लेना है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 50 में कहते हैं कि व्हाट इज द जनरल ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स अलोंग द पीरियड्स, तो हमारे पास पीरियड्स में जो है वो ट्रांजिशन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पहले इंक्रीज होता है, ठीक है, मिड तक जो है वो इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 51 में कहते हैं ब्रास एंड ब्रॉन्ज हैव द मेटल इन कॉमन, तो ब्रास एंड ब्रॉन्ज जो है वो ये अलाइज हैं, ठीक है, इसमें इन दोनों में जो है वो जिंक प्रेजेंट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 52 में कहता है कि हाउ मेनी डी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो हमारे पास टोटल 30 डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 53 में कहता है कि हार्डनेस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज़ ड्यू टू, तो ट्रांजिशन मेटल्स की जो हार्डनेस है ये उनकी हायर बाइंडिंग एनर्जी की वजह से होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 54 में कहता है कि विच एलिमेंट्स हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल इन बोथ एटॉमिक एंड आयोनिक फॉर्म, तो हमारे पास ये जो जिंक होता है ना इसके जो है वो डी सबशेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, चाहे उसकी एटॉमिक फॉर्म हो या आयोनिक फॉर्म हो। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 55 में कहते हैं कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो वो बेसिकली अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 56 में कहते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स आर कॉम्प्लेक्सेस एक्ट्स एज, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना वो एज एन लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 57 में कहते हैं कि इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज, तो हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ट्रांजिशन एलिमेंट्स को और उनके ऑक्साइड्स को जो है वो यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 58 में कहते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम BeO, तो हमारे पास BeO जो है बेरिलियम का ऑक्साइड है जो कि एम्फाटेरिक इन नेचर होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 59 में कहते हैं कि कार्बोनेट्स ऑफ द लिथियम आर नॉट स्टेबल लाइक दैट ऑफ द सोडियम ड्यू टू, तो हमारे पास लिथियम के जो कार्बोनेट्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, सोडियम के कार्बोनेट से। ये बेसिकली जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से होता है।
ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 60 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो हमारे पास जो सोडियम सल्फेट है, पोटाशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जबकि बेरियम सल्फेट जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 61 में कहते हैं कि अमंग द हेलोजेंस द रेयर एलिमेंट इज़। तो हमारे पास जो एस्टाटीन होता है ये रेयर हेलोजन है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम सीखने 62 में कहता है कि वंडर वॉल फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर इन। तो हमारे पास जो आयोडीन होता है ना, इसमें वंडर वॉल फोर्सेज जो है वो स्ट्रॉन्गर होती हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। वंडर वॉल फोर्सेज डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो रही होती हैं। सबसे हमारे पास कम जो है फ्लोरीन में होती हैं, ठीक है, उसके बाद जो है क्लोरीन में होती हैं, उसके बाद जो है ब्रोमीन में होती हैं, और सबसे ज़्यादा जो है वो आयोडीन में होती हैं। ठीक है, अच्छा ये मैंने साइन गलत यूज़ किया, ये इस तरह से बेसिकली सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में होती हैं, उसके बाद जो है वो क्लोरीन में होती हैं, उसके बाद जो है ब्रोमीन में होती हैं, उसके बाद जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आयोडीन में होती हैं। ठीक है, ये ट्रेंड गलत है, ये ट्रेंड ठीक है। नेक्स्ट 63 में कहते हैं द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द हेलोजेंस इज। तो हमारे पास जो फ्लोरीन है ना, ये मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 64 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड इन वाटर। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है ना, ये वीकेस्ट एसिड है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड से थोड़ा ज़्यादा होता है एसिडिक। उसके बाद जो है हमारे पास HBr आ जाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम सीक्वेंस में 65 में कहते हैं कि एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव सेम। हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स जो कि सेम ग्रुप में लाई करते हैं, तो उनका सेम जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बेस पे जो है वो सेम ग्रुप में जो है वो रखा गया है। 66 में कहते हैं कि अमंग हेलोजेंस द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज़ ऑफ। तो हमारे पास आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो सबसे कम हमारे पास चाहे वो फ्लोरीन का होगा, उसके बाद क्लोरीन का होगा, क्लोरीन के बाद जो है ब्रोमीन का होगा, और सबसे ज़्यादा जो है वो आयोडीन का होगा बॉइलिंग पॉइंट। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम 67 में कहते हैं कि कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर यूजली। तो हमारे पास जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं, इसके कंपाउंड्स जो है वो मोस्टली कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 68 में कहते हैं कि आयोडीन इज सॉलिड ड्यू टू। तो आयोडीन जो है बेसिकली सॉलिड होता है हाई पोलराइजेबिलिटी की वजह से। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 69 में कहते हैं कि ट्रू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द मैंगनीज। देखो जितने ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो उसके साथ ऐड हो रहे हैं ना, तो हमारे पास उसकी एसिडिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। देखो सबसे हमारे पास कम एसिडिक कौन सा है, MnO। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, MnO2। ठीक है, इससे देखो पहले इसके साथ एक ऑक्सीजन था, एक साथ दो हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है MnO7। तो 7 सबसे ज़्यादा है ना, सो दैट इज़ वाई हमारे पास MnO7 जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, और MnO सिंपल MnO ये सबसे वीक एसिड होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम सीक्वेंस 70 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैंगनीज की होती है, जो कि +7 शो करता है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जी फिजिक्स पोर्शन का। बेस में हमारे पास हम सीक्वेंस नंबर 71 में कहते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो उसकी नेचर पर भी डिपेंड करती है, डायमेंशन पर भी करती है, और फिजिकल स्टेट पर भी करती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 72 में कहते हैं कि वायर ऑफ द यूनिफॉर्म एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 2 पार्ट्स, देन द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट विल बी। देखो हमारे पास रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो L ओवर ए। ये रो जो है वो रेजिस्टिविटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि एक कांस्टेंट चीज़ है। ठीक है, सो वायर को हम लोग कट कर लें 2 पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में, 20 पार्ट्स में, रेजिस्टिविटी ने कांस्टेंट रहना है। अगर वो आप लोगों को स्टेटमेंट में रेजिस्टेंस का पूछता है, तो फिर आप लोग इस रिलेशन को यूज़ कर सकते थे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है वो क्या किया होगा कि उसने देखा होगा कि हाँ जी इसने रेजिस्टिविटी का पूछा है, तो इस फॉर्मूला को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास ये R रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, ये रो जो है वो ये रेजिस्टिविटी को शो कर रही है, जो कि कांस्टेंट चीज़ है। सो लिहाजा हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होगी वो रिमेन्स सेम रहेगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो आप लोगों ने स्टेटमेंट में देख लेना कि आप लोगों से वो रेजिस्टेंस का पूछ रहा है या रेजिस्टिविटी का पूछ रहा है। तो रेजिस्टिविटी का पूछ रहा है तो उसने जो मर्जी आपको डेटा दिया हो, आप लोगों ने एट द एंड यही बोलना है कि रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम। नेक्स्ट हम सीक्वेंस नंबर 73 में कहता है कि व्हेन द सेम करंट्स पासेस फॉर द सेम टाइम्स थ्रू थिक एंड थिन वायर।
तो कहता है कि दो वायर्स हैं, एक थिक है एक थिन है, उसमें से हम लोग जो है वो सेम करंट पास करवाते हैं, टाइम भी सेम है, तो हीट जो है वो किस में ज़्यादा प्रोड्यूस होगी? तो हमारे पास जो थिन वायर होगी ना उसमें जो है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम सीक्वेंस नंबर 74 में कहते हैं कैन इमर्जन हीटर ऑफ द 400 वाट्स केप्ट फॉर 5 आवर्स विल कंज्यूम इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ। तो इलेक्ट्रिकल पावर फाइंड करनी है। अब इसमें आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखो कि ऑप्शंस को देख लो कि उसने कौन से यूनिट्स में आपको आंसर दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल पावर फाइंड करने के लिए आप लोगों ने जस्ट सिंपल इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, मतलब पावर को भी और टाइम को भी। अब देखो टाइम ऑप्शन पे देखो उसने किलो वाट हार में जो है वो आंसर दिए हुए हैं, सो लिहाजा हम लोग इस 1 आवर को जो है वो 5 आवर्स को जो है वो सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग एज इट इज़ यूज़ करेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे कि 400 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 के साथ, तो हमारे पास ये बनता है तकरीबन 2000, ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 किलो, ये 3 है ना, किलो वाट हार, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 75 में कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द सुपर कंडक्टर इज, तो सुपर कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो 0 होती है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 76 में कहता है कि सर्किट विच गिव्स कॉन्टीन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल, तो ऐसा सर्किट जो कि कॉन्टीन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल देते हैं तो उसे हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 77 में कहते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसी रेजिस्टेंस होती है जो कि सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है वो ऑफर करता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 78 में कहते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विल, जब भी हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं ना, ठीक है, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है वो भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 79 में कहते हैं कि 1 एम्पेयर करंट, 1 एम्पेयर उसने करंट दिया हुआ है, कहते हैं कि फ्लो थ्रू 2 मीटर लॉन्ग कंडक्टर, द चार्ज फ्लो थ्रू इट इन 1 आवर, तो मतलब हम लोगों ने चार्ज का बताना है कि कितना जो है फ्लो कर रहा है 1 घंटे में, ठीक है। तो जस्ट सिंपल हमारे पास चार्ज का क्या फॉर्मूला है, क्यू इज इक्वल टू आई टी, यहाँ पे टाइम जो है वो हॉर्स में करना है जिसको हम लोग सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और करंट जो है वो 1 एम्पेयर है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 मल्टीप्लाई 60 इंटू 60, ये हमारे पास 3600 बन जाता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास ये 1 ही आता है, सॉरी 3600 आता है, ठीक है, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए है। यूनिट हमारे पास साथ में कूलम आ जाएगा क्योंकि चार्ज का यूनिट जो है वो कूलम होता है। नेक्स्ट 80 में कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो, तो एब्सोल्यूट जीरो पे हमारे पास जो किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 81 में कहता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन, तो उसे हम लोग जो है वो किलो वाट हार में मेजर करते हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 82 में कहता है कि ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर बिटवीन द मेन लाइन एंड न्यूट्रल लाइन टू गेट, तो जब भी हमें जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम चाहिए हो और करंट जो है वो डिफरेंट चाहिए हो तो हम लोग डिवाइसेस को जो है वो पैरेलल जो है वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और जब हमें जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम डिफरेंट चाहिए हो और करंट सेम चाहिए हो तो फिर हम लोग उनको जो है वो सीरीज़ में जो है वो ऐड करते हैं, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 83 में कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी एट द रेट ऑफ, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट होती है एट द रेट ऑफ आई स्क्वायर आर, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू 84 में कहता है कि फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द सर्किट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, तो फ्यूज़ को जो है वो हम लोग सीरीज़ में जो है वो प्लेस करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर ओवर हीटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 85 में कहता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी इज ग्रेटर देन ईएमएफ व्हेन, जब भी हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से जो है वो ग्रेटर होगी तो इसका मतलब ये है कि बैटरी जो है वो चार्जड है। अगर हमारे पास यही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लेस हुई ईएमएफ से तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 86 में कहता है कि फोटोन ऑफ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी विल बी ऑब्जॉर्व्ड व्हेन द ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम, तो ट्रांजिशन जो है वो जितने ज़्यादा डिस्टेंस से होगा तो उतनी ज़्यादा हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि कितना सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, इसमें हमारे पास फर्स्ट से लेके 5th ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए में, बी में 2 से 5 तक, सी में जो है वो 3 से 5 तक और 4, ऑप्शन डी में जो है वो 4 से 5 तक, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन जो है वो ऑप्शन ए में हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट फर्स्ट से वो 5th में जा रहा है तो हमारे पास वहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा ऑब्जॉर्व होगी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 89 में कहते हैं कि इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन द अल्ट्रा वायलेंट रीजन, तो हमारे पास जो लेमन सीरीज होती है ना ये अल्ट्रा वायलेंट रीजन में लाई करती है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट MCQ नंबर 88 में कहते हैं कि एक्साइटेड एटम रिटर्न्स टू देयर ग्राउंड स्टेट। तुम्हारे पास जब भी कोई एटम एक्साइट होता है उसने अपनी ग्राउंड स्टेट में दोबारा तो वापस आना होता है, तो वो कितना टाइम लगाता है? वो 10⁻⁻8 सेकंड्स लगाता है और दोबारा से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 89 में कहता है कि हाइड्रोजन एटम डज नॉट इमिट एक्स रेज बिकॉज। तो हाइड्रोजन एटम जो है वो एक्स रेज इसलिए इमिट नहीं करते क्योंकि उसके पास जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 90 में कहते हैं कि एक्स रेज आर, तो एक्स रेज जो है वो हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 91 में कहता है कि रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द हाइड्रोजन फील्ड डिस्चार्ज ट्यूब शोज। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन फील्ड डिस्चार्ज ट्यूब से जो रेडिएशंस होती हैं ना, वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करती हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 92 में कहते हैं कि रेडिएशंस विद द वेवलेंथ लॉन्गर देन द रेड लाइट। तो हमारे पास जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं ना, इनकी जो वेवलेंथ है वो रेड लाइट से ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 93 में कहते हैं कि ब्रैकेट सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टर्मिनेट ऑन फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो फोर्थ ऑर्बिट से जब हमारे पास जितनी जो रेडिएशंस या ट्रांजिशन है वो टर्मिनेट होती हैं तो वो ब्रैकेट सीरीज़ की होती हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 94 में कहता है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमारे पास एक्स रेज प्रोडक्शन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 95 में कहता है कि पेनिट्रेशन पावर ऑफ द एक्स रेज डिपेंड्स अपॉन। तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है पेनिट्रेशन पावर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 96 में कहता है कि मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज कैन फर्दर बी रिड्यूस्ड बाय। जब भी हम लोग जो है वो कैथोड ठीक है और टारगेट साइट जो है वो उसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो इंक्रीज़ करें ना, तो हम लोग एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है उसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करने से। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 97 में कहता है कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज़ द स्पेक्ट्रम फ्रॉम द एक्स रेज ट्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो, जितनी ज़्यादा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी और जितना ज़्यादा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, तो एक्स रेज की फ्रिक्वेंसी भी जो है वो उतनी ही मैक्सिमम होती जाएगी, उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 98 में कहता है कि यूवी रेडिएशंस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। तो हम लोग यूवी रेडिएशंस को प्रोड्यूस करते हैं बाय इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशंस इन गैस। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, गैस के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा देते हैं और यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं एज अ रिजल्ट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 99 में कहते हैं कि इन द लेजर प्रोडक्शन द स्टेट इन विच द मोर एटम्स आर इन द अपर स्टेट देन इन द लोअर स्टेट। तो जब भी हमारे पास अपर स्टेट में जो है वो ज़्यादा एटम होंगे एज कम्पेयर टू लोअर स्टेट, तो उस स्टेट को जो है वो हम लोग इन्वर्टेड पॉपुलेशन कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 100 में कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ द लेज़र लाइट इज़। तो लेज़र लाइट की वेलोसिटी जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है ऑर्डिनरी लाइट के साथ। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ये था आप लोगों के पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कोई भी क्वेश्चन वगैरह तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।